सोशल बॉन्डिंग जो आज के वक्त में बहुत कम होते जा रहा है, सब मोबाइल होते जा रहा है, सब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होते जा रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा मसला हो जाएगा। आप देखेंगे कि 40-50 साल के बाद यूजुअली मेजॉरिटी अब लोग चश्मा लगाते हैं, लेकिन ऐसे भी काफ़ी सारे लोग हैं जो अब 80 साल की उम्र में भी आप देखोगे वो चश्मे के बगैर अखबार पढ़ते हैं। जो भी प्रोटीन्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं हो कि आप मटन चिकन नहीं खाएंगे, वो आप खा सकते हैं, लेकिन इट शुड बी इन मॉडरेशन। और जितनी भी आप फेथ बेस्ड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको एनकरेज करते हैं अपने लिए, उसमें ये देखा गया कि दे हैव वेरी लो लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस दुनिया से कम हो जाती हैं। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीके टीवी और मैं हूं आपका होस्ट साकिब मलिक। जीके टीवी के इस खास शुमारे में जिसे हम कहते हैं डॉक्टर्स माइक, इसमें आपका खैर मकदम है। आज चौथा एपिसोड है डॉक्टर्स माइक और हर बार की तरह हमारे साथ इस बार भी हैं डॉक्टर ज़ुबैर सलीम साहब, जो कि एक जेरेंटोलॉजिस्ट हैं, जेरेंटोलॉजी में महारत हासिल रखते हैं, जो कि स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग होता है, यानी कि जो उम्र बढ़ने का प्रोसेस होता है उसमें डॉक्टर साहब का काफ़ी की पकड़ है। और आज यही सवाल जो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सीनियर सिटीजन्स इसमें इंटरेस्टेड होंगे, ना कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स बल्कि हर एज ग्रुप के लोग, क्योंकि उम्र का जो प्रोसेस है बढ़ने का वो तो हर एज ग्रुप के साथ होता है, टीनेज के बाद 20s 30s। तो डॉक्टर साहब, एक वाइड ऑडियंस के लिए आपसे एक जेनरिक से सवाल से शुरू करूंगा कि जो एजिंग का सिलसिला है, जो प्रोसेस ऑफ एजिंग है, कौन सी एज से शुरू होता है? क्या जो 20 साल का, 22 साल, 23 साल, 24 साल का हो जाए उसे भी एजिंग कहते हैं, या कोई इसका एक रेंज होती है? पहले तो मैं जीके टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये प्रोग्राम लेके आए हैं और इससे काफ़ी एक अवेयरनेस भी आ रही है, मुझे एक फ़ीडबैक मिल रहा है अपने पेशेंट से और बाकी लोगों से। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, तो उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड योर होल टीम। तो मैं पहले आपसे ही जानना चाहता हूँ, जो अभी हमसे जो ये सवाल अभी सुन भी रहे होंगे कि एजिंग की प्रोसेस कब से शुरू होती है, तो आपके जहन में क्या आता है? डॉक्टर साहब, आप फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है जो मेटाबॉलिक चेंजेस हैं इंसान में और जो बॉडी मैकेनिज्म्स चेंज होते हैं, स्पेशली आई फील जो 40 to 50s का जो टाइम है, आई थिंक दैट इज़ वो दौर है जब एजिंग शुरू हो जाती है, इंसान की जो उम्र बढ़ती है जिससे बॉडी मैकेनिज्म पे असर पड़ता है, यानी कि 40, 42, 45, 50 साल तक का। जी, मेरा गैस है। बिल्कुल। तो हमारे सुनने वालों ने भी अपने दिमाग में कुछ गैस लगाया होगा। तो जब मैं स्पेशलाइजेशन करता था जीरियाट्रिक मेडिसिन एंड जेरोंटोलॉजी की, तो तब हमारी किताबों में लिखा था कि जब प्यूबर्टी शुरू होती है, प्यूबर्टी शुरू होने से फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग आ जाती है बॉडी में। 12 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है। तो उसमें पहले कहा जाता था कि LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होने लगता है प्यूबर्टी के साथ ही, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो LDL ज़्यादा होने लगता है और HDL कम होने लगता है। तो ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता था, मतलब बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा होने लगता है, लेकिन होने लगता था। तो अभी जो नया रिसर्च है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, और हमारे सुनने वाले भी, जैसे आपने 40 कहा, किसी ने 30 सोचा होगा, किसी ने 60 सोचा होगा। अभी जो नया रिसर्च इमर्ज हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और बाकी जगहों पे भी, वो ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एजिंग स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, यानी माँ के पेट में से ही एक एजिंग की प्रोसेस शुरू होती है। जैसे आपने सुना होगा कि जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उससे कहा जाता है कि अच्छी तरह खाना, अब तुम्हें 1.5 गुना खाना है, अब अंडे ज़्यादा खाओ, सूप ले लो। तो ये कोई ऐसा मिथ नहीं है क्योंकि उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो जिसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है, तो माँ अगर अच्छा न्यूट्रियस फूड खाएगी तो बच्चे को भी वो पहुँचेगा। और ये रिसर्च में पाया गया है कि जहाँ पे माल न्यूट्रिशन होती हैं माँओं में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में, तो उनके बच्चों के एजिंग की प्रोसेस पे आगे जाके काफ़ी असर पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है। उनमें बीमारियां जल्दी होने का ख़तरा रहता है, इन्फेक्शन जल्दी होने का ख़तरा रहता है। तो माँ की प्रोसेस जो एजिंग की प्रोसेस है, ये राइट फ्रॉम वूम शुरू होती है, तो ये बढ़ती रहती है। तो ये एक प्रोसेस है। जो नवजात बच्चा पैदा हुआ वो ऑलरेडी एक एजिंग की प्रोसेस में है। एजिंग का क्या मतलब है कि उम्र गुजरना। तो जो बच्चा पैदा हुआ, एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो वो जी रहा है,
बच्चा पैदा होने से ताकि जब तक वो रहेगा, जब तक अल्लाह ने उसकी उम्र रखी होगी, तो वो ऑलरेडी दैट चाइल्ड, दैट अडल्ट, दैट ओल्ड मैन इज नियरिंग डेथ एवरी सेकेंड, एवरी मिनट। तो ये एजिंग की प्रोसेस क्या है? राइट फ्रॉम बर्थ एंड टिल योर लास्ट ब्रेथ। तो एक प्रोसेस है। तो इस सारे एक प्रोसेस को हम एजिंग की प्रोसेस कहते हैं, दैट स्टार्ट्स राइट इन द वोम्ब ऑफ द मदर। तो आजकल डॉक्टर साहब एक नया कॉन्सेप्ट सुनने को आ रहा है कि स्लोइंग डाउन ऑफ एजिंग। जैसे मैं आपने देखने वालों को बता दूं कि जिस तरह से लोग आजकल डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपनी चेकअप्स कराते हैं, और न्यूट्रिएंट्स का काफ़ी चलन है आजकल। लोग न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, बाकी कैप्सूल्स खाते हैं, बाकी दवाइयाँ खाते हैं। तो क्या वाकई एक स्लोइंग डाउन ऑफ एजिंग है? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब? तो अब जैसे हमने पहले कहा कि एजिंग इज़ अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स राइट इन द वोम, तो हम ये लेते हैं कि जो भी इस दुनिया में इस वक्त है, जिंदा है, वो एक इस प्रोसेस से चलता है। तो हम इस मिसकॉन्सेप्शन से बाहर आ जाएं कि एजिंग का मतलब हुआ 40 साल के बाद, 50 साल के बाद या 60 साल के बाद का बुजुर्ग शख्स एजिंग का वही शिकार है। एजिंग हमने जैसे कहा पहले से शुरू होती है। तो जो हमें हमारे बॉडी में दो किस्म की एजिंग्स हैं, एक है क्रोनोलॉजिकल एजिंग, एक है बायोलॉजिकल एजिंग। क्रोनोलॉजिकल एजिंग हो गया आपके डेट की वजह से, डेट ऑफ बर्थ कब है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 15 साल, 50 साल। दूसरी हमारी होती है बायोलॉजिकल एजिंग, कि जो हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं, जो हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं वो कब आती हैं। आपने ये देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे अभी 75 साल 80 साल के बुज़ुर्ग होंगे जो साइकिल चलाते होंगे, देखते हैं हम, दे राइड साइकिल्स। और उसके निस्बत आप किसी 60-65 ईयर ओल्ड बुज़ुर्ग को देखेंगे, वो कहेगा कि जब मैं खाली सीढ़ी भी चढ़ता हूँ मेरी सांस फूल जाती है। सिमिलरली आप देखेंगे कि 40-50 साल के बाद यूजुअली मेजॉरिटी अब लोग चश्मा लगाते हैं, लेकिन ऐसे भी काफ़ी सारे लोग हैं जो 80 साल की उम्र में भी आप देखोगे वो चश्मे के बगैर अखबार पढ़ते हैं। ऑन सिमिलर लाइंस दांत, किसी के 40 साल में दांत गिरना शुरू होते हैं, किसी के 50 में, और कभी आप ये भी कहते हैं कि ये 60-70 साल का भी है और इसका ज़्यादा दांत नहीं गिरे हैं। तो जो एजिंग की जो ये प्रोसेस है, ये इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपने डॉक्टर साहब बात की प्लेस टू प्लेस, मतलब अलग अलग जोग्राफीज़ की। जो हमारी वादी कश्मीर है, यहाँ अलग तरह का मौसम होता है, साल में 4 अलग अलग मौसम होते हैं। ख़ासकर जो सर्दियाँ होती हैं, विटामिन डी की कमी होती है, बाहर मूवमेंट बहुत कम होती है, ऑक्सीजन लेवल घट जाती है। तो जो स्टडीज़ हैं, जो अभी लेटेस्ट ग्लोबल स्टडीज़ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे यहाँ पे मतलब टोपोग्राफिकल कंडीशंस हैं और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं और जो विद इन 4 वॉल जो कंडीशंस हैं, यहाँ किस लिहाज से डिफरेंट है ये प्रोसेस ऑफ एजिंग? एजिंग जो है, तो आपने जो इससे पहले सवाल किया था, डिसेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ एजिंग, अभी तक एक सबसे बड़ी जो स्टडी हुई है ह्यूमंस में, वो एक 85 ईयर्स की स्टडी है, सबसे लंबी स्टडी एजिंग के मुतालिक। तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा, आपको क्या लगता है कि कौन सा फैक्टर देखा गया होगा जिससे हेल्दियर हैप्पियर लाइफ, 85 ईयर्स की स्टडी है, मतलब पूरा इंसानों को 85 ईयर्स तक स्टडी किया गया, एक फैक्टर जो मेजर फैक्टर देखा गया हेल्दियर एंड हैप्पियर लाइफ के लिए, क्या फैक्टर हो सकता है, वो क्या आप बता सकते हैं? मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब, अगर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, वो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, कम से कम स्ट्रेस, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। बहुत जो आपने कहा बिल्कुल सही है। आप दो उसमें ये कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रिलेशनशिप्स विद योर फैमिली एंड द सोसाइटी। तो आप जितना वही जो स्ट्रेस फ्री आप जितना रहेंगे, तो ये एक वर्ड है लेकिन इसमें काफ़ी मायने भी हैं। तो जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे ना, उसमें लिखा गया कैटेगोरिकली, इट्स नॉट योर वेल्थ, इट्स नॉट योर फेम, इट्स नॉट योर सोशल पोजिशन, इट इज़ हाउ मच यू आर कनेक्टेड एंड आपकी बॉन्डिंग अपनी फैमिली, मतलब रेसिप्रोकेट भी होना चाहिए, ना कि आपकी बॉन्डिंग आपकी फैमिली के साथ हो वो रेसिप्रोकेट ना करें। तो रेसिप्रोकेट भी ऐसा हो कि आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो अपने फैमिली के साथ और अपनी सोसाइटी के साथ। वो देखा गया कि दे लिव अ हेल्दियर एंड बेटर लाइफ। ये 85 ईयर्स की स्टडी है। और जो इसमें और एक देखा गया, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ योर लाइफ स्टाइल। योर लाइफ स्टाइल इज़ एक्चुअली एवरीथिंग। साइंस में ये देखा गया है कि जैसे हम कहते हैं कि लॉन्जिविटी, कितना
वो कितने साल ज़िंदा रहेगा। कुछ दुनिया में कुछ जोन्स हैं जिनको हम कहते हैं ब्लू जोन्स। ब्लू जोन्स में देखा गया कि 100 साल 90 साल की उम्र वहाँ पे वो कुछ एरियाज़ हैं, जापान में है। तो उनमें स्टडी हुई कि उनमें क्या है, तो उधर ये देखा गया कि जेनेटिक, ना कि उधर बाकी जगहों पे भी लॉन्जिविटी के लिए जेनेटिक प्लेज ओनली 20% ऑफ द रोल। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द रोल है दैट इज़ एक्चुअली 80% बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। तो उस लाइफस्टाइल में बहुत ही 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम सबको समझने हैं। एक है आपका डाइट। डाइट प्राइमरली आपका जो भी है ये प्लांट बेस्ड होना चाहिए, और ओकेजनल आप अपना मीट भी खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं, लेकिन प्राइमरली आपका प्लांट बेस्ड होना चाहिए। जो भी प्रोटीन्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं हो कि आप मटन चिकन नहीं खाएंगे, वो आप खा सकते हैं, लेकिन इट शुड बी इन मॉडरेशन, ठीक है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट्स वाटर इनटेक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ बीन सीन, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, इट डिसलरेट्स द प्रोसेस ऑफ एजिंग। जो आपने पहले सवाल किया था कि प्रोसेस ऑफ एजिंग को किससे हम बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन किससे हम उसको थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। तो वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 2 से 3 लीटर दिन में पानी पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर उनके लिए जो हेल्दी हैं। खैर, अगर किसी को कोई किडनी का मसला है या कुछ है, वो अपना डॉक्टर साहब ने अगर उनको पानी कम पीने के लिए कहा, वो दे विल स्टिक टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन हम जनरल मासेस की बात कर रहे हैं जिनको किडनी का मसला नहीं है, जिनको पानी पीने में डॉक्टर साहब ने कोई रुकावट नहीं रखी है, तो 2 से 3 लीटर पानी वो पी सकते हैं। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरसाइज। 30 मिनट की एक मॉडरेट एक्सरसाइज, नॉट ब्रिस्क। ज़रूरी नहीं है आप जिम जाओ, ज़रूरी नहीं आप घंटा भर काफ़ी विगरस एक्सरसाइज को, ऐसा नहीं। नॉर्मल एक मॉडरेट एक्सरसाइज 30, वॉकिंग है, फास्ट वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, स्विमिंग है, घर पे बैठ के सीढ़ियों में ऊपर नीचे करना है, अगर बाहर नहीं जा सकते हैं आप मौसम की वजह से, कमरों में चलें आप। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज अगर दिन में 30 मिनट करें, हफ्ते में 5 ही दिन भी हो जाता है, तो इट हैज़ बीन सीन वेरी बेनिफिशियल इन डिसलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ एजिंग। और जो दूसरा इसमें बहुत ही और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्लीप, नींद 7 घंटे से 8 घंटे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस सब के ऊपर जो रिसेंट रिसर्च आ रहा है दैट इज़ फेथ बेस्ड एक्टिविटीज़, जिसको मेडिटेशन कहेंगे, पूजा कहेंगे, नमाज कहेंगे, गिरजादर, मतलब हर किसी फेथ बेस्ड एक्टिविटी। जितना स्पिरिचुअलिटी आप और स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं, और जितनी भी आप फेथ बेस्ड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको एनकरेज करते हैं अपने लिए, उसमें ये देखा गया कि दे हैव वेरी लो लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस दुनिया से कम हो जाती हैं। दे हैव, ये साइंस में कह रहा हूँ आपको, तो जब उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल कम होती है तो खुद ब खुद स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाती है। तो ये 5 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजिंग को डिसेलरेट करने के, न कि सिर्फ एजिंग को डिसेलरेट करने के लिए, दिस विल कीप योर अदर डिजीज़ इन कंट्रोल, और उनको आने से पहले ही ये सब चीज़ें अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं तो काफ़ी सारा फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जो प्रोसेस ऑफ एजिंग है, जो उम्र बढ़ने का जो ये तकाजा है, इससे थोड़ा हट के आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अमूमन बोला जाता है कि जो सब कॉन्टिनेंट है, ख़ासकर इंडिया जो है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो मतलब बेसिकली कम उम्र के लोग, जो यानी कि 20-22 से 28-30 साल तक की उम्र के लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो यूथ पॉपुलेशन है इंडिया की, वो एक एडवांटेज है इंडिया को। और एक और स्टडी है यूएन की जो कहती है कि साल 2040-42 तक जो है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो यंग पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। जैसे आपने जापान की बात की, तो जापान में काफ़ी उम्रदराज लोग हैं। तो जहाँ तक सब कॉन्टिनेंट खासकर इंडिया की बात की जाती है, तो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक फ़ायदा बेनिफिट है। तो आपको क्या लगता है कि खासकर हमारी वादी को लेकर, जहाँ हालांकि यंग यूथ को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एट द मोमेंट, ड्रग मेनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, तो इस जो एक ये डिविडेंड है, जो फ़ायदा है, हाउ टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ दिस डिविडेंड यंग पॉपुलेशन? जो आपने कहा यंग पॉपुलेशन अभी है हमारे पास, ये चेंज क्यों होगी? एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में ग्लोबली भी और इंडिया में भी बढ़ गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से जो अभी की पॉपुलेशन है, ये 20-30 साल के बाद
उस ब्रैकेट में जाएगी जिनको हम कहते हैं सीनियर सिटीजन्स, तो उस ब्रैकेट में। और यहाँ से इस वक्त हमारा 2 चाइल्ड नॉर्म हुआ है, तो यहाँ से जो फर्टिलिटी रेट ज़्यादा कम नहीं हुई है, लेकिन कम हो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। तो 20 साल के बाद हम ये देख रहे हैं कि जो ये जवान हैं ये बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, लेकिन जो फर्टिलिटी की वजह से जो नए इस ब्रैकेट में कम आएंगे, तो शायद उस वजह से ये डेमोग्राफिक और एक थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है। लेकिन हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि वी आर वेरी लकी टू हैव अ यूथ फोर्स हेयर, मतलब काफ़ी सारे जवान हैं, लेकिन साथ साथ उन सब के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए, उन सब के लिए लाइवलीहुड होना चाहिए, उन सब के लिए एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर और ये होना चाहिए जिसमें वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके। तो अगर वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे उन जवानों के लिए, तो बहुत ही एक प्रिकेरियस सिचुएशन हो जाएगी। हम देखना पड़ेगा कि आगे 10 साल या 20 साल के बाद जो अभी हमारा यंग फोर्स है, जो कि जिसको हम कहते हैं नेशन बिल्डर्स, वो उनको सही तरीके में कैसे हम आगे देखना चाहेंगे, दैट हैज़ टू बी सीन। डॉक्टर साहब, जो बात की जाती है डिमेंशिया की, भूलने की जो आदत होती है, कई लोग बोलते हैं कि मुझे भूलने की आदत है, तो जो ये ग्रेजुअली एक आदत हो जाती है, इंसान को एक हैबिट हो जाती है चीज़ें भूल जाने की, मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी, या फलाना का नाम भूल जाने की, जगहें भूल जाने की। तो ये प्रोसेस नॉर्मल है या ये आर दिस द साइंस ऑफ डिमेंशिया? देखिए, जैसे मैंने कहा एजिंग की प्रोसेस, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है द प्रोसेस ऑफ एजिंग, दूसरा है द कोर्स ऑफ इलनेस। ये 2 चीज़ें हमें मिक्स नहीं करनी है। एक प्रोसेस ऑफ एजिंग है बचपन से बड़ा होना, बाल सफ़ेद होना, बाल गिरना, किसी को 30 साल की उम्र में, किसी को 40 में, किसी को 50 में बालों का सफ़ेद होना, ये भी एक प्रोसेस है। आँखों में कमज़ोरी आना, ये भी एक एजिंग प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। कानों की जो हेयरिंग पावर है उसमें थोड़ा बहुत कमी आना, ये भी एक एजिंग की प्रोसेस है। हमारे लंग है, लंग की इलास्टिसिटी कम होना, जैसे कभी पहले कोई दौड़ने से 10 मिनट दौड़ने के बाद सांस फूलती थी, ग्रेजुअली एज के बाद 5 मिनट के बाद ही फूलेगी, और जब एज बढ़ती रहेगी तो शायद 3 मिनट के बाद सांस फूलेगी। तो लंग इलास्टिसिटी कम होना, मसल मास कम होना, जिनको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल भी नॉर्मल चेंजेस। लेकिन जब आपको कोई और मसला हो, जैसे अचानक से आपकी इतनी बीनाई कम होगी कि अब आप पहचान भी नहीं पाते हो लोगों को, तो ये नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग नहीं है। ये कुछ मसला हो रहा है, चाहे आपको कैटरैक्ट हो रहा है, चाहे आपको रेटिना में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इट इज़ अ कोर्स ऑफ इलनेस जिसको हमें देखना है। ऑन द सेम लाइंस लंग्स की प्रॉब्लम होती है, ऑन द सेम लाइन हार्ट की प्रॉब्लम, तो वो एक अलग शुमारे में उसके बारे में। लेकिन जो ख़ास इस वक्त जो आपने सवाल किया वो आपने डिमेंशिया के बारे में किया। यूजुअली क्या देखा गया है कि एक जिसको हम कहते हैं एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अभी क्या होता है कि कोई बुज़ुर्ग शख्स अपनी गाड़ी में घर आते हैं, तो सुबह निकलने के वक्त चाबी नहीं मिलती है, मतलब वो भूल जाते हैं मैंने चाबी कहाँ रखी, या ऐनक निकाल के कहीं पे रख दिया, वो भूल जाते हैं, वो अखबार पढ़ रहे थे, ऐनक निकाल के कहाँ पे रख दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें भूलना, ये एक एजिंग का प्रोसेस है। इट इज़ नोन एज एज रिलेटेड मेमोरी लॉस। इससे थोड़ा भी बढ़ के अगर हो सकता है तो उसको हम कहते हैं मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो जैसे ये होता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो शायद करना भूल गए, वो कहना भूल गए। तो यहाँ पे एक आप बाज़ार गए, आपको घर से ये कहा गया कि 4 चीज़ें लाना, तो बाज़ार से आप 3 ही चीज़ें लाते हैं, तो आपको घर जब आप आते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे भाई आप वो चीज़ नहीं लाई, तो आप बोलते हो ये तो भूल गया मैं। तो ये एक भूलने का एक नॉर्मल है उसमें, जिसको हम ये कहते हैं कि एज रिलेटेड फॉरगेटफुलनेस। लेकिन अब ये होगा कि अब आप बाहर निकले, मस्जिद से पकड़ के इस सीनियर सिटीज़न को कोई घर लाता है, कहता है कि अरे ये तो किसी और गली में जा रहा था और वहाँ पे मैंने इसको मकान ढूंढते हुए देखा, तो इसको अपने घर का रास्ता भी भूल गया जी। कोई इनको फ़ोन करता है, कहता है कि भाई फलाना कोई गुज़र गया घर में, आप ये बात कहिए, इन्फॉर्मेशन। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है कि कोई गुज़र गया, तो ये घर में नहीं कहते हैं। तो आप फिर कहीं और से सुनते हैं कि भाई हमने तो इसको कहा था यार
फ़ोन पे हमने इसको कहा कि फ़लानी गुजर गया तो घर में सबको कहना, तो ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भूल गया। अब कोई फ़ोन करता है और कहता है कि ठीक है आपका वहाँ पे बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, जो जॉब पे गए हैं उनको मेरी तरफ से सलाम देना। तो अब ये सलाम देना वो कहना भूल गए, तो ये कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, जहाँ पे ये बुज़ुर्ग शख्स क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को लाइटली लेता है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को समझ नहीं पाता है, रास्ता घर का भूल जाता है, लोगों के चेहरे आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगता है, कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करने लगता है जो कि चाहे गुजर गए हों या उनके सामने ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें बोलने लगता है कि जो आपको खुद लगेगा कि ये नॉर्मल नहीं है। तो उस वक्त वो शायद डिमेंशिया की तरफ जा रहे हैं। तो क्रिटिकली ये है कि उस वक्त डॉक्टर साहब को दिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐनक भूल गए, चाबी भूल गए, किसी ने फ़ोन किया कहा कि फ़लानी को सलाम देना, वो मामूली दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, वो कहना भूल गए, तो इट्स एज रिलेटेड फॉरगेटफुलनेस, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आपका मैसेज क्या होगा जो 60 साल की उम्र के ऊपर लोग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको क्या कहना चाहिए, खासकर जो आम तकलीफ़ें हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ हेयरिंग पावर कम हो जाना, सुनने की जो कुव्वत है कम हो जाना, नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, बहुत आम है। आजकल हम मसाजिद में भी देखते हैं लोग कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो क्या वो बढ़ गई है या पहले से ये प्रोसेस ऐसे ही रहा है? देखिए, मेरी एक मैसेज रहेगी कि एजिंग की प्रोसेस जो है ये एक हकीकत है, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये नहीं है। तो इसमें कमज़ोरियाँ भी आती हैं, कुछ बॉडी में, कुछ आपके मेंटल स्टेटस में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है। लेकिन स्टडीज़ ये कह रही है अभी तक कि जितना आप में विल पावर हो, जो ही आप ये समझेंगे कि नाउ आई एम टू ओल्ड टू डू दिस, तो आपका ब्रेन वो बिल्कुल एक्सेप्ट कमांड कर लेता है। लेकिन जब आप अपने ब्रेन को कहोगे कि नो आई कैन स्टिल डू इट, तो आपका ब्रेन बिल्कुल वो कमांड एक्सेप्ट करके आपको वो चीज़ करने के लिए खुद आमादा करेगा। तो एजिंग ये प्रोसेस है, ये हर कोई इसमें जाता है, हर कोई इस चीज़ से गुजरता है, ये किसी एक के लिए नहीं, ये सब के लिए है। और सबसे बड़ी जो मेरी मैसेज ये रहेगी कि सोशल बॉन्डिंग रखिए। सोशल बॉन्डिंग जो आज के वक्त में बहुत कम होते जा रहा है, सब मोबाइल होते जा रहा है, सब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होते जा रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा मसला हो जाएगा। ये तो हमारी एक तो प्रोसेस ऑफ एजिंग सबके लिए है, सबके लिए ये प्रोसेस ऑफ एजिंग एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि सोशल कनेक्शंस कम हो रहे हैं, वो एक बॉन्डिंग कम हो रही है। और ख़ासकर बुज़ुर्गों के लिए सोशली कनेक्टेड रहिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने अकारिब से, दोस्तों से फ़ोन पे बात कीजिए, उनसे मिलिए, उनको अपने घर बुलाइए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी भी ये ना समझें कि आई एम टू ओल्ड फॉर दिस। जितना आप अपने जहन में ये रखोगे, उतना जहन आपको ओल्ड बनाता जाएगा। तो ये थे डॉक्टर ज़ुबैर सलीम साहब, सीनियर जेनेटिक कंसल्टेंट, जिन्होंने मुख्तसरन 3-4 बातें कही कि जो प्रोसेस ऑफ एजिंग है, उम्र बढ़ने का जो ये प्रोसेस है, उसको कैसे बेहतर किया जाए। एक तो डॉक्टर साहब ने कहा कि खाने पीने की आदतें जो हैं, फूड हैबिट जो है, उनको बेहतर बनाया जाए, कम छोटी उम्र से ही जंक फूड वगैरह को अवॉइड किया जाए। सेकेंडली डॉक्टर साहब का कहना था कि जो स्पिरिचुअलिटी है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाए रखें ताकि आप एक बेहतर इंसान बने और आपकी उम्मीदें जो हैं वो दुनिया में जो मटीरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है वो कम रहे। और सबसे अहम बात जो डॉक्टर साहब ने कही वो ये थी कि किस तरह से सोशल बॉन्डिंग बनाए रखें। जो आपकी उम्र बढ़ती जाए, चाहे आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, एक सोशल बॉन्डिंग बनाए रखें। डॉक्टर साहब शुक्रिया बात करने के लिए हमारे साथ। तो ये थे डॉक्टर ज़ुबैर सलीम साहब, काफ़ी अहम बातें कही इन्होंने। तो उम्मीद है डॉक्टर साहब अगले पॉडकास्ट में, अगले शुमारे में जब मुलाकात होगी इंशाल्लाह माह रमज़ान के महीने में, तो हम रमज़ान को लेकर बातचीत करेंगे। इस शुमारे में जुड़ने के लिए शुक्रिया। देखते रहिए GK TV।